स्टूडेंट्स हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। कैपिटल गेन्स में हमने लास्ट क्लास में कैपिटल असेट्स का मीनिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है कैपिटल असेट्स के टाइप्स जानना। आज हम क्या जानने वाले हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा काम का टॉपिक होने वाला है। आइए समझते हैं कैपिटल असेट का मीनिंग। हमने क्या देखा था, थोड़ा एक बार रिकॉल कर ले। हमने देखा था कि कैपिटल असेट का मतलब है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसके अंदर तीन चीजें नहीं आती थी। तीन एक्सेप्शंस हमने देखे थे। सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड हमने एक्सेप्शन देखा था पर्सनल इफेक्ट्स। हालांकि पर्सनल इफेक्ट्स में से भी 6 चीजें ऐसी थी जिन्हें कैपिटल असेट माना जाता है। और लास्टली हमने देखा था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट ये समझना होगा कि कैपिटल असेट्स के भी दो टाइप्स होते हैं। कैपिटल असेट्स के भी दो टाइप्स होते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ कैपिटल असेट्स। क्या देखने वाले हैं हम? नेचर ऑफ कैपिटल असेट्स। तो कैपिटल असेट का नेचर क्या होता है? तो कहते हैं कि कैपिटल असेट्स या तो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं या लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। यही है इनका नेचर। भाई कैपिटल असेट्स का नेचर क्या होता है? या तो वो शॉर्ट टर्म होते हैं या वो लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब हम ये समझे कि मैंने अगर किसी भी कैपिटल असेट को अपने पास केवल थोड़े से ही समय रख करके और आज मैं उसे ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी मैंने ट्रांसफर करने के पहले मेरे पास उसको थोड़े समय ही रखा, ज्यादा समय नहीं रखा, तो उसको हम कह देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। बताइए शॉर्ट टर्म हम किसको कह रहे हैं? जिसको मैंने मेरे पास होल्ड करके, यानी अपने पास रखा, होल्ड करके रखा थोड़े से ही समय, तो उसे हम कह रहे हैं शॉर्ट टर्म। और अगर किसी कैपिटल असेट को मैंने मेरे पास लंबे समय तक रख करके और फिर आज मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उसे फिर हम कह देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट जिसको मैंने होल्ड किया कम समय के लिए, और लॉन्ग टर्म जिसको मैंने होल्ड किया ज्यादा समय के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो एक हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और दूसरा मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट में हम कहते हैं इसको STCA और इसको हम कहते हैं LTCA। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट टर्म हम किसको माने और लॉन्ग टर्म किसको माने, तो सुनिए जरा केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जवाब यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स वो है जिनको मैंने मेरे पास कम समय तक होल्ड करके रखा था, यानी मैंने उसे ट्रांसफर करने के पहले मेरे पास बहुत कम समय रखा, यानी जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कम रहा है। जिस भी कैपिटल असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब आप समझ गए, मैं फिर से कहना चाहता हूं। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब है कि मैंने अगर किसी कैपिटल असेट को खरीदा था इस दिन और आज मैं उसे बेचने जा रहा हूं इस दिन, यानी आज मैं इसे ट्रांसफर करने जा रहा हूं इस दिन, तो बताइए ये मेरे पास कितने समय रहा? सीधा साधा दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक के बीच में रहा। इसको ही मैं कह रहा हूं पीरियड ऑफ होल्डिंग। हम शॉर्ट में इसको होल्डिंग पीरियड भी कहते हैं। तो आप चाहे इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग कह दीजिए, चाहे आप इसको सिंपली होल्डिंग पीरियड कह लीजिए, दोनों ही एक ही बात है। तो अगर किसी कैपिटल असेट का ये होल्डिंग पीरियड, यानी जितने समय वो मेरे पास रहा, वो अगर छोटा है, वो कम है, तो दैट विल बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। और इसका उल्टा कर लीजिए, अगर उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग बड़ा है, लंबा है, ज्यादा है, तो दैट विल बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। समझ में आ रहा है आपको? अब यहां पे आपका एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग कम है तो वो शॉर्ट टर्म है, तो सर कम मतलब कितना कम, और सर ज्यादा मतलब कितना ज्यादा। तो आइए अब हम यही बात जान लेते हैं। बहुत आसान है इसको जानना, बहुत ही आसान है इसको जानना। देखिए सिंपल सिस्टम है, सिंपल सा सिस्टम है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जनरली क्या रूल फॉलो होगा, जनरली क्या सिस्टम फॉलो होगा
कि अगर 3 साल तक आपने होल्ड करके रखा, अप टू 3 इयर्स आपने होल्ड करके रखा, तब तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कहलाएगा, क्योंकि हम मानेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग काफी कम है। तो कम की डेफिनेशन क्या है? 3 साल तक अगर आपके पास रहा, मान लीजिए 3 साल तक का मतलब है वो 3 या 3 से कम भी हो सकता है। जैसे किसी कैपिटल असेट को मैंने मेरे पास 1 साल ही रखा था और फिर अब ट्रांसफर कर दिया, 2 महीने रखा और ट्रांसफर कर दिया, अभी खरीदे हुए 2.5 साल ही हुए थे, उतने में मैंने ट्रांसफर कर दिया, 3 साल ही हुए थे, ट्रांसफर कर दिया। तो अगर मैं 3 साल के अंदर अंदर में ट्रांसफर कर दूंगा तो उसको हम बोल देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। और फिर अब आप समझ ही गए होंगे, अगर 3 साल से ज्यादा रख करके मैंने उसे ट्रांसफर किया, 3 साल से चाहे एक दिन भी ज्यादा हो गया था उसके बाद मैंने ट्रांसफर किया, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 3 साल होने के बाद जो अगला दिन आया ना उस दिन ट्रांसफर किया, तो अब इसका होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो गया है, तो अब ये लॉन्ग टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो 3 इयर्स को आप एक तरह से मान लीजिए ये हमारे लिए एक डेडलाइन है, ये हमारा एक पीरियड है जिसके जो हमारा डिवीजन कर रहा है असेट को। अगर 3 साल तक का पीरियड है तो शॉर्ट टर्म है, अगर ज्यादा हो गया, एक दिन भी ज्यादा हो गया, तो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, याद हो जाएगी आपको ये बात। लेकिन अब मैं आपको 4 ऐसे केसेस बताऊंगा जिसमें 3 साल के बजाय हम 1 साल का रूल चेक करेंगे, 3 साल के बजाय 1 साल का रूल वहां पर लगेगा। ऐसे कितने केसेस मैं आपको बताऊंगा? 4 केसेस। यानी मैं आपको 4 ऐसे कैपिटल असेट्स बताऊंगा, 4 नाम मैं आपको ऐसे बताऊंगा, उन 4 चीजों को देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार यहां तो 1 साल का रूल फॉलो होगा। और 1 साल का रूल कैसे फॉलो होगा कि अगर ये 4 चीजों को आपने केवल 1 साल तक ही होल्ड किया तब तक तो वो शॉर्ट टर्म है, और 1 साल से ज्यादा होल्ड करके फिर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। यानी सीधी बात है, 3 साल के बदले आप 1 साल का रूल फॉलो करेंगे इन केस ऑफ 4 असेट्स। और ऐसे ही फिर मैं आपको 2 स्पेशल केसेस ऐसे भी बताऊंगा जिनमें आपको 2 इयर्स का रूल फॉलो करना होगा, 2 इयर्स का। आप वापस सुनिए मेरी बात। जनरली तो क्या रूल लगेगा? जनरली 3 साल का रूल ही आपको फॉलो करना है। 3 इयर्स विल बी द डिसाइडिंग पीरियड। 3 इयर्स का पीरियड आपका डिसाइडिंग करने वाला पीरियड होगा कि 3 साल तक अगर होल्डिंग पीरियड है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 3 इयर्स होल्डिंग पीरियड है तो लॉन्ग टर्म। ये तो जनरल केसेस हो गए, जनरली यही रूल लगेगा। लेकिन 4 केसेस में 1 साल का रूल लगेगा और 2 केसेस में 2 साल का रूल लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको बताऊंगा वो 4 केसेस कौन से हैं और वो 2 केसेस कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए तो बताता हूं मैं अभी आपको व्हाट आर दोज 4 केसेस, आइए जान लेते हैं। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 ऐसे केसेस, 4 ऐसे केसेस जिनमें पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल वाला रूल फॉलो होगा। देख ले वो 4 केसेस। केस नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, लिस्टेड सिक्योरिटीज। ध्यान से आप सुनेंगे। सिक्योरिटीज शब्द में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि सिक्योरिटीज वर्ड में शेयर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। बॉन्ड्स डिबेंचर की तरह ही होते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स एक जैसी चीजें होती है। और इसके अलावा यूनिट्स भी आ जाती है। ये यूनिट्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। देखिए जैसे आज आप किसी कंपनी में जब पैसा लगाते हैं, जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कंपनी से आपको क्या मिलते हैं? शेयर्स। आपने कंपनी को पैसा दिया तो कंपनी से आपको मिले शेयर्स, तो आप खुशी खुशी आके कहते हैं हाँ भाई मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे। तो 1 लाख के शेयर खरीदने का मतलब क्या है? आपने 1 लाख रुपए कंपनी को दिए, ठीक है, कंपनी फिर उस पैसे से बिजनेस करेगी। इसी तरह अगर आपने अपने रुपए कंपनी को देने के बजाय किसी म्यूचुअल फंड को दिया, आपने सुना होगा ना नाम म्यूचुअल फंड का,
यस, बिल्कुल सुना होगा। अगर आपने अपने 1 लाख रुपए कंपनी के बजाय किसी म्यूचुअल फंड को दे दिए, तो म्यूचुअल फंड आपको बदले में देता है यूनिट्स। तो जैसे कंपनीज आपको देती है शेयर्स या डिबेंचर्स, है ना, डिबेंचर्स भी तो देती है ना कंपनी। हम कभी कहते हैं हमने शेयर्स खरीद लिए, तो कभी हम कहते हैं डिबेंचर्स खरीद लिए। उसी तरह म्यूचुअल फंड से हमें मिलती है यूनिट्स। अच्छा, म्यूचुअल फंड हमारे रुपए का क्या करेगा? जैसे कंपनी तो हमारे रुपए से बिजनेस कर रही है, म्यूचुअल फंड क्या करेगा? म्यूचुअल फंड का काम ही होता है आगे इन्वेस्ट करना आपका पैसा। वो आपका पैसा आगे कोई ना कोई कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड अलग से कोई बिजनेस नहीं करता। म्यूचुअल फंड का बिजनेस अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा एक ही बिजनेस है उसका, कि वो हम जैसे बहुत से लोगों से पैसा ले लेता है। मान लीजिए मेरे से 1 लाख लिए, आपसे 1 लाख रुपए लिए, ऐसे बहुतों से 1 लाख रुपए या जितने भी ले लिए, जरूरी नहीं है 1 लाख ही ले, और सबका पैसा इकट्ठा करके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास हो जाते हैं। और फिर वो इकट्ठा करके इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे कंपनीज में, चाहे कुछ मान लीजिए जमीनों मकानों में, चाहे फिक्स्ड एफडीज वगैरह में, कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इनका मकसद होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स हमें कौन देता है? म्यूचुअल फंड्स देते हैं, जब हम म्यूचुअल फंड के पास पैसा जमा करवाते हैं। ठीक है, बाकी म्यूचुअल फंड हमारे पैसे का क्या करेगा? वो आगे उसको इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए उसने कंपनीज के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे, तो उसको कंपनी से शेयर्स या डिबेंचर्स मिले होंगे। ठीक है, अब कई बातें हो सकता है आपके दिमाग में आ रही हो। जैसे आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर हमने डायरेक्ट ही कंपनी में क्यों नहीं कर दिया? अरे इसलिए नहीं कर दिया क्योंकि मान लीजिए मेरे पास केवल 10,000 रुपए पड़े हैं, 1 लाख भी कोई ज्यादा नहीं होते। तो मान लीजिए मेरे पास 1 लाख या 10,000 रुपए ही पड़े थे, अब मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो बहुत ही मुश्किल ही कोई ऐसी कंपनी होगी जिसके शेयर्स सस्ते आते होंगे बहुत ज्यादा। मान लीजिए अगर किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 1,000 रुपए भी है, तो बताइए 1 लाख रुपए में तो मेरे पास थोड़े से शेयर आएंगे, 100 शेयर आएंगे मात्र, और वो भी एक ही कंपनी के आए। और मान लीजिए वही कंपनी डूब गई, तो मेरा तो सारा पैसा डूब गया। तो ऐसे में बढ़िया क्या रहता है कि हम एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें। तो म्यूचुअल फंड में हमारे जैसे बहुत से लोगों का पैसा आता है, तो उनके पास तो करोड़ों का कलेक्शन हो जाता है, और फिर वो उस पूरे पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। वो केवल एक कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाएंगे, बल्कि वो न जाने कितनी सैकड़ों कंपनियों में पैसा लगा देंगे। इससे फायदा ये होगा कि उनका लगाया हुआ पैसा डूबने की चांस बहुत कम रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पे लगा रखा है। तो सारी कंपनियां एक साथ तो डूबेगी नहीं ना। तो इसलिए हम कहते हैं म्यूचुअल फंड में अगर हमने पैसा लगा दिया, तो म्यूचुअल फंड वाले जब आगे लगाएंगे पैसा, इन्वेस्ट करेंगे, तो उनका पैसा सिक्योर रहता है ज्यादा, और उनका सिक्योर रहेगा तो फिर मतलब मेरा पैसा भी सिक्योर रहा। इसलिए लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ज्यादा सेफ मानते हैं। उसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं, कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये मैंने आपको खैर बाहर की बातें बता दी, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दी, जो अगर हम नहीं भी जानते तो भी चल जाता, लेकिन थोड़ी जानकारी होनी जरूरी भी है। अब देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। वैसे तो बहुत से तरह के होते हैं, लेकिन हम अभी दो मेन म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं। कुछ को कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और एक होते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। क्या मतलब हुआ? सीधी बात है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स उनको कहते हैं जो आगे किसी कंपनी के इक्विटी में पैसा लगाते हैं। भाई देखिए, म्यूचुअल फंड ने हम जैसे बहुत से लोगों का पैसा इकट्ठा कर लिया, अब वो आगे कहां लगाएगी वो उसकी इच्छा है। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड आगे केवल इक्विटी में पैसा लगाता है, कंपनीज की इक्विटी में, यानी इक्विटी शेयर्स वगैरह में, तब तो हम उस म्यूचुअल फंड को कह देते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और अगर ये म्यूचुअल फंड इक्विटी के अलावा पैसा लगाता है, जैसे मान लीजिए इसने कंपनीज के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, या मान लीजिए इसने एफडीज वगैरह में पैसा लगा दिया, बैंक्स में एफडी करवा ली, फिक्स डिपॉजिट्स, तो अगर ये इक्विटी के अलावा कोई और तरह से इन्वेस्ट करता है, तो हम इसे कहते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड।
कहने का मतलब है ये जो म्यूचुअल फंड है ये हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करता है उस पर डिपेंड करता है कि हम इसको इक्विटी ओरिएंटेड कहते हैं या इसको डेट ओरिएंटेड कहा जाएगा। तो इस तरह से दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वन इज इक्विटी ओरिएंटेड एंड वन इज डेट ओरिएंटेड। इज इट ऑल क्लियर? अच्छा, समझ में आ गया आपको? ये यूनिट्स क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक बार मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिस पे 1 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको चेक करना है, 1 साल का, 3 साल का नहीं, 1 साल का। तो उसमें पहला पॉइंट था लिस्टेड सिक्योरिटीज। मैं आपको बता रहा था सिक्योरिटीज में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और यूनिट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिट्स हमें मिले हैं वो भी सिक्योरिटीज में आ जाते हैं। लेकिन एक बार के लिए आप यहां से यूनिट्स को हटा दीजिए। वैसे तो सिक्योरिटीज वर्ड में यूनिट्स आती है, लेकिन एक बार के लिए आप यहां से उसको हटा दीजिए, कारण आपको अभी पता चल जाएगा। तो क्या क्या रहेगा? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। अब सीधी बात है, अगर मेरे पास में किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स पड़े हैं और वो लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब आप समझते होंगे कि अगर वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी अगर उनको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदा या बेचा जा सकता है, तो हम उसको कहते हैं लिस्टेड। लिस्टेड किसको कहते हैं? जिनको किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदा या बेचा जा सकता है। जैसे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स लोग खरीदते बेचते रहते हैं, आपने भी सुना होगा, कोई रिलायंस के शेयर्स, कोई टाटाज की कंपनीज के शेयर्स, कोई इन्फोसिस के शेयर्स, कोई अलग अलग बैंक्स के शेयर्स, ढेर तरह के शेयर्स लोग खरीदते बेचते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लोग जो नॉर्मली शेयर्स खरीदते बेचते हैं वो सारे लिस्टेड ही होते हैं, क्योंकि लिस्टेड वाले शेयर्स को ही आप आराम से खरीद या बेच सकते हो किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक वैसे ही जैसे आज हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स खरीद सकते हैं, लेकिन बताइए अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू भी हम केवल कौन से गुड्स खरीद सकते हैं? केवल किन का माल खरीद सकते हैं? जिन दुकानदारों ने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवा रखी है, जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवा रखा है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के पास। तो बस वैसे ही अगर रिलायंस ने अपने शेयर्स लिस्टेड करवा रखे हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो हम रिलायंस के शेयर्स आराम से खरीद या बेच सकते हैं उस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। समझ में आ रहा है अभी आपको लिस्टेड का मतलब? ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है केवल लिस्टेड वाली सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो अनलिस्टेड है उसकी यहां बात नहीं हो रही। ठीक है, तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की यहां बात नहीं हो रही। अगर आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड वाली है तो उसमें 1 साल का रूल आपको चेक करना है, याद रहना चाहिए आपको अच्छे से। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूं, ये बात आप लिख लीजिए, प्राइवेट कंपनीज हमेशा अनलिस्टेड होती है। कभी कभी क्वेश्चन में क्वेश्चन खुद बताता तो नहीं है कि ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है सिक्योरिटीज, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा रहता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये पढ़ के ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जरूर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, और अनलिस्टेड है तो वहां पे 1 साल का रूल नहीं लगेगा। समझ गए? केवल लिस्टेड वाले जो सिक्योरिटीज है उन पर ही 1 साल का रूल लगेगा। सेकंड पॉइंट पे मैं आपको लेकर चलता हूं। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। बताइए, समझ में आ जाएगा ना अब आपको? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। देखिए मैंने यूनिट्स को ऊपर से क्यों काटा था, क्योंकि उसका मैं अलग से पॉइंट आपको बता रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट कहता है यूनिट्स, किसकी यूनिट्स? इक्विटी ओरिएंटेड वाले म्यूचुअल फंड की। यानी आप समझ गए, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, डेट में नहीं। डेट में लगाते हैं लेकिन थोड़ा सा, बाकी उनका मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी में होता है, उन्हें हम कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स है, यानी मान लीजिए ये जो हमारा म्यूचुअल फंड यहाँ पे था, ये मान लेते हैं इक्विटी ओरिएंटेड वाला था, तो इसकी ये जो यूनिट्स हमें मिली है इस पे 1 साल का रूल फॉलो करना होगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि डेट ओरिएंटेड वाले जो है उन पे 1 साल का रूल नहीं लगेगा। याद रखने का है, डेट ओरिएंटेड पे ये रूल नहीं लगता। अच्छा, थर्ड केस फिर हमें बताया गया है यूनिट्स ऑफ यूटीआई। ये यूटीआई क्या होता है?
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज यूटीआई? इट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे सर ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? आप ऐसा मान लीजिए ये सरकारी म्यूचुअल फंड है, सरकार का खोला हुआ म्यूचुअल फंड है। और ऐसा मान लीजिए अब इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड यही था, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई कहते हैं इसको। तो अगर यूटीआई की मैंने यूनिट्स खरीद रखी है तो वो जो यूनिट्स है उस पर भी 1 साल का रूल लगेगा। फोर्थ आता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। कोई कोई कंपनीज जो होती है वो इस तरह के बॉन्ड्स इशू करती है जिसको हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो आपको याद रखना है जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं उन पर भी 1 साल का रूल ही लगेगा। यानी अगर आप उनको 1 साल के बाद बेच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म है, और अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म है। ये 4 चीजें हैं जिन पे 1 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना है, ठीक है। ये 4 चीजें हैं। पहला लिस्टेड सिक्योरिटीज, सेकंड हुआ यूनिट्स किसकी? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की। फिर एक और यूनिट्स का पॉइंट आया, ये किसकी यूनिट्स है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। और लास्ट आया जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको 2 ऐसे केसेस बताऊंगा जिसमें 2 इयर्स का रूल आपको चेक करना है। देखिए यहां तो इन 4 केसेस में तो आपने 1 साल का रूल चेक किया। अब मैं आपको 2 ऐसे केसेस बता रहा हूं वेयर वी हैव टू चेक पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ 2 इयर्स। तो अब मैं आपको 2 केसेस बता रहा हूं जहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 इयर्स वाला लगेगा। 2 केसेस है 2 साल वाले। आइए याद कर लेते कौन कौन से। सबसे पहला तो पहला आता है अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स आपको याद होगा हमने ऊपर पढ़ा था 1 साल वाले में लिस्टेड सिक्योरिटीज। शब्द देखिए आप, ऊपर लिस्टेड था नीचे अनलिस्टेड है, लेकिन मेन अंतर ये नहीं है। मेन अंतर है ऊपर लिखा था सिक्योरिटीज और अब नीचे जो मैंने लिखा है वो लिखा है शेयर्स। सिक्योरिटीज और शेयर्स में क्या फर्क है? यही फर्क है कि सिक्योरिटीज में तो शेयर्स के अलावा भी कई चीजें आ जाती है। सही बात है ना। सिक्योरिटीज जब हम कह रहे हैं तो उसमें डिबेंचर भी आ गए, बॉन्ड्स भी आ गए, शेयर्स भी आ गए, लेकिन यहां केवल शेयर्स लिखा हुआ है। ये गौर करना है आपको। केवल अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 2 साल का रूल लगेगा। मुझे बताइए अगर लिस्टेड शेयर्स है तो? चलिए एक बार आप लिखिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आप लिखते जाइए और उसका जवाब भी लिखते जाइए। अनलिस्टेड शेयर्स लिखिए फटाफट। अनलिस्टेड शेयर्स बताइए कितने साल का रूल लगेगा इस पे? 1 साल? बताइए अनलिस्टेड शेयर्स पे 1 साल का नहीं, अनलिस्टेड शेयर्स पे 2 साल का, साफ यहां पे लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपने लिखा अनलिस्टेड शेयर्स पे 2 साल का रूल। ये क्वेश्चन की तरह आप मान लीजिए, उसका आंसर भी हम साथ में लिख रहे हैं। अच्छा, लिस्टेड शेयर्स पे लिखिए, लिस्टेड शेयर्स उस पे तो हमने देखा था लिस्टेड जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उन पे 1 साल का रूल होता है, तो लिस्टेड शेयर्स भी उसी में आ जाएगा। तो अनलिस्टेड शेयर्स पे 2 साल जबकि लिस्टेड शेयर्स पे 1 साल। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लिस्टेड डिबेंचर्स पे। लिस्टेड डिबेंचर्स क्या जवाब है? लिस्टेड डिबेंचर्स है तो 1 साल, क्योंकि हमने देखा था लिस्टेड कोई सी भी सिक्योरिटीज हो उन पे 1 साल का रूल होता है। तो लिस्टेड डिबेंचर्स पे 1 साल, ओके। और फिर आप मुझे बताइए अनलिस्टेड डिबेंचर्स पे, बताइए फटाफट, लिख भी रहे होंगे आप। अनलिस्टेड डिबेंचर्स पे क्या 2 साल लगेगा? नहीं, मैंने यहां पे अनलिस्टेड डिबेंचर का नाम नहीं लिखा, मैंने केवल अनलिस्टेड शेयर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अनलिस्टेड डिबेंचर यहां नहीं आने वाले हैं। अब जो केस कहीं ना आए वो हमारे जनरल वाले में चला जाएगा, 3 इयर्स वाला। आपको याद है ना हमारा जनरल वाला केस तो 3 साल वाला ही था, याद है ना। जनरल वाला तो हमारा 3 साल वाला केस ही था। तो बताइए अनलिस्टेड डिबेंचर कहां जाएंगे? वो 3 साल वाले में जाएंगे, लिख लीजिए इस बात को। तो लिस्टेड डिबेंचर होते तो 1 साल में, लेकिन अनलिस्टेड डिबेंचर है तो उसकी कोई और जगह नहीं है, तो वो जनरल वाले में चला जाएगा, 3 साल वाले में। ठीक है, बस ये काफी था लिखना। अब आगे आप देखिए जरा, मैं आपको 2 केसेस बता रहा था 2 इयर्स होल्डिंग पीरियड वाले। तो सेकंड केस है इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी आप समझ गए लैंड
और बिल्डिंग, तो आपको याद रखना है लैंड और बिल्डिंग के केस में हमेशा 2 साल का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना होता है। लैंड या बिल्डिंग में हमेशा 2 साल का ही रूल लगेगा, ऑलवेज, हमेशा लैंड या बिल्डिंग पे, ठीक है। कभी भी लैंड या बिल्डिंग का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद रखना है वहां 2 साल को चेक करना है, 3 साल वाला जनरल रूल नहीं लगेगा, वहां 2 साल वाला लगेगा, ठीक है, हमेशा। तो ये 2 केसेस थे जो मुझे आपको बताने थे जिसमें 2 इयर्स का होल्डिंग पीरियड चेक करना होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एक बार मैं आपको यहां से दिखा देता हूं नोट्स में से। मैंने आपको बताया है जनरली क्या होता है, जनरली क्या होगा, जनरली 3 साल का रूल लगेगा कि अगर 3 साल तक का है तो शॉर्ट टर्म, और अगर मोर देन 3 इयर्स है तो लॉन्ग टर्म। लेकिन 4 केसेस कौन कौन से? पहला लिस्टेड सिक्योरिटीज, जिसमें लिस्टेड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आ गए। दूसरा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड्स। यहां पे 1 साल का रूल लगेगा, ठीक है, 1 साल का रूल लगेगा, राइट। अच्छा, इसके बाद हमने 2 केसेस देखे, अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर 2 साल का रूल लगेगा, 2 साल का रूल लगेगा। समझ में आ गया आपको? यही देखा अभी तक हमने, अच्छे से याद हो गया आपको? ठीक है। एक बात मैं आपको यहां पे और बताना चाहूंगा, आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर हम ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई कर क्यों रहे हैं? हमें ये पहचानना जरूरी है क्या कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या लॉन्ग टर्म है? ये जरूरी है क्या पहचानना? यस, बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि तो मैं बोलूंगा ये शुरुआत में ही हमें चेक कर लेना होगा। जैसे ही हमने देखा ये कैपिटल असेट है, मान लीजिए क्वेश्चन आया और आपने पहचान लिया यार ये तो कैपिटल असेट है और इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अब आप पहले ही ये देख लीजिए कि इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, उससे आप पहले डिसीजन ले लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अच्छा, क्यों हमें ये डिसीजन लेना है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? उसके 2 रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन तो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए, एक रीजन ये है कि अगर शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल असेट है ना, तो उस पे टैक्स कैलकुलेशन अलग तरह चलेगी और लॉन्ग टर्म वाले पे टैक्स की रेट्स अलग होगी। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म वाले कैपिटल असेट्स और लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल असेट्स दोनों पर रेट ऑफ टैक्स की जो रेट्स है वो अलग अलग होती है। एक तो ये रीजन है, एक और भी रीजन है जो मैं आपको फिर बाद में ही बता पाऊंगा, राइट। तो अभी हमने क्या समझा? टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स, हाउ टू क्लासिफाई देम इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसके लिए हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग को चेक करना होगा, जनरली 3 साल, स्पेशल केसेस में 1 साल या 2 साल का भी रूल है। तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए कब कब 1 साल का रूल लगता है, कब कब 2 साल का लगता है, और जो बचे हुए केसेस हैं उनमें हमेशा ही 3 साल का रूल लगेगा। ओके, थैंक यू।